नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम 2024 में 24 अगस्त को जो पेपर हुआ था यूपीपी का सेकंड शिफ्ट में, उसके सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। 38 प्रश्न सामान्य ज्ञान के आते हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। चैनल पे बने रहिएगा। यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में। तो आइए शुरू करते हैं। 38 प्रश्न जीके जीएस के जो 2024 के परीक्षा में आए हुए थे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मॉडल नहीं है। ये प्रश्न हूबहू परीक्षा में आए हुए थे। पहला प्रश्न है, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। तो कौन सा वायरस है ये? तो ट्रोजन वायरस, तो सनबर्स्ट सी वाला सही हो जाएगा। सनबर्स्ट ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। इसे ट्रोजन वायरस के रूप में सोलर विंड्स अपडेट में छिपाया गया था। जब संगठनों द्वारा यह संक्रमित अपडेट इंस्टॉल किया गया तो सनबर्स्ट मालवेयर उनके सिस्टम में सक्रिय हो गया और चोरी सर्वर पर अनाधिकृत पहुंच और नेटवर्क की जासूसी जैसे काम करता था। दूसरा है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? तो वालवारा है, ए वाला सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? आप इनके ऑप्शन में थोड़ा सा परेशानी में आ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो विश्व बैंक है, तीसरा ऑप्शन वही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो विश्व बैंक है दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी। 1944 आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो आपको बताना है कि वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है, तो आप उसे किस नाम से जानते हैं? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो समानता है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि वेदों में मानव अधिकार को समानता के अधिकार से अवधारणा से दर्शाया गया है। आप नीचे देख सकते हैं कि वेदों में मानव अधिकार को समानता के अवधारणा से दर्शाया गया है। वेद मानव अधिकारों को निम्न बातों पर बल देते हैं। आप देख पा रहे होंगे, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, शांति और करुणा। पांचवा प्रश्न है कि हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व कला दिवस हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो 15 अप्रैल है, ऑप्शन ए वो सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। विश्व कला दिवस हर वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, और प्ले के लिए बड़ा दिन है। एक ना 20 मिनट बना नहीं पाई करिए। अगला प्रश्न है कि महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो आपको ध्यान रखना होगा कि ऑप्शन है स्टैंड ऑफ इंडिया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 8वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा? तो आपको ध्यान रखना, हरिहर और बुक्का, ये दो व्यक्तियों के द्वारा ये की गई थी। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ITEC। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो अपने देख के कहता कि अगला प्रश्न है, भारत के GST मॉडल में संरचनाओं स्ट्रक्चर की संख्या है। तो ये आपको बताना है। तो स्ट्रक्चर की संख्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 है। अगला प्रश्न है, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, WTO के वर्तमान महानिदेशक हैं आपके नकोंजी ओकोंजो इवेला। तो आपको सी ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया था? तो द गॉड फादर जो उपन्यास है वो लिखा गया था मारियो पूजो के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके आगे है प्रश्न आपका कि पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो पैन का आपको पूरा नाम बताना है कि पूरा नाम पैन का क्या होता है। तो आगे इनके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो सी ऑप्शन है परमानेंट अकाउंट नंबर, तो जो परमानेंट अकाउंट नंबर दिया गया है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत आपसे पूछेगा तो आप सभी जानते होंगे कि जो ऊर्जा होता है वो प्राथमिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। इसके आगे आपको ध्यान देना है कि अगला प्रश्न है भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे आप लोग। आप ध्यान रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के आपातकाल जारी करता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल और 356 में राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल 360 में होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं, और साथ ही इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो 360 है इसमें है वित्तीय आपातकाल और अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है और नहीं लागू हुआ है। अगला प्रश्न है फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक आपको बताना क्या है कि माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसे आप ऑप्शन में देखेंगे तो जो बी ऑप्शन है इसका नाम है चैटी पीपुल। चैटी पीपुल जो होता है ये फेसबुक ग्राहक चैटी पीपुल फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो आप सभी जानते होंगे बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो ढाका। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। साथ साथ आप देख सकते हैं अन्य जो 3 दिए गए हैं इसको भी साथ में ध्यान रखेंगे कि जो भूटान है इसकी राजधानी थिम्पू बार बार पूछा जाता है। किर्गिस्तान बिश्केक है, दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया और युगांडा की कंपाला। ठीक है, तो कम से कम भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनकी आप राजधानी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे भी दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आप ध्यान रखेंगे 4 मार्च को मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोशाक दिवस 6 मार्च को और जन औषधि दिवस जो मनाया जाता है ये 7 मार्च को मनाया जाता है। आगे आप देखेंगे कि हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 के प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कौन सा? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका कि ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो B.R. कृष्ण अय्यर हैं ये आपके इसके लेखक हैं। किसके? ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित करता है? तब ध्यान रखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको ध्यान रखना होगा कि ये 1987 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायनों विशेष रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उत्पादन और उपयोग सीमित करना है। आप ध्यान रखेंगे ओजोन पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी UV किरणों से बचाती है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप साथ में। आगे है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिल्ली का
पहला सुल्तान कौन था, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान था। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। नाइट्रोजन की खोज किसने की, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो नाइट्रोजन की खोज किए थे उनका नाम है डैनियल रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये खोज हुई थी 1772 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है, तो जीएसटी सामान्य पोर्टल आपका हो जाएगा www.gst.gov.in। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आपको साथ ही बता दें कि जीएसटी की शुरुआत, जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसको भी साथ में ध्यान रखेंगे। 1 जुलाई 2017 में हुई थी जीएसटी की शुरुआत। और एक और प्रश्न यहाँ से कंफर्म कर लेंगे कि भारत में लागू एक अप्रत्यक्ष कर है, तो जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, तो किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो नीलगिरी पर्वत है उसे ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्लू माउंटेन। जैसे ही आप सुनिए तो ध्यान रखिए कि नीलगिरी पर्वत होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न है कि व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है, तो आप ध्यान रखेंगे कि व्यापार घाटे का मतलब होता है कि जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तब व्यापार घाटा होता है। ठीक ना। उसके आगे ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताएं जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कुश्ती या पहलवानी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, आपके लिए कर सकते हैं सभी लोग। अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा FAO यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर सी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादल छा जाने से, यानी मेघाच्छादन जब होता है तब आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक प्रभावित इसी से होता है, बादल छा जाने से। अगला प्रश्न ध्यान रखेंगे, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। डीएनए की संरचना जो खोजी गई थी 1953 में, किसके द्वारा, जेम्स वाटसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया, तो विमुद्रीकरण का समर्थन किस बैंक ने किया था भारत में, तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, और डी है आपका फिशिंग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फिशिंग। तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था, और कब दिया गया था, 1913 में। 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनकी एक रचना है गीतांजलि, जो बहुत ही फेमस रचना है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सबसे अंतिम प्रश्न है, जर्मनी की राजधानी कौन सी है, तो जर्मनी की राजधानी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जर्मनी की राजधानी है वो बर्लिन होती है। क्या होती है, बर्लिन। नीचे 1-2 और देशों की राजधानी दी गई है, उन्हें भी आप ध्यान रखें। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, नाइजीरिया की अबूजा, और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ के, हमारे साथ जुड़ के आपने ये श्रृंखला पूरी की, और इससे बहुत ही ज़्यादा आपको सहायता मिलेगी आपके पेपर में। इससे एक आइडिया लगेगा कि आपके पेपर में क्या क्या और कहाँ से पूछा जाता है। यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि अगर आप
देश और राजधानी याद कर लें तो उससे 2 से 3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो साथ बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।